So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Himanshu Humanities. So in today's session we are going to learn about or explore about the difference between weather and climate, and also we will talk about the various elements of weather and climate. So we learn it one by one, है ना. देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे समझ सकते हैं ज़्यादा आसान तरीके से. और एक्चुअली बहुत से लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं. वो कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि अक्सर कभी कुछ लोग वेदर को क्लाइमेट बोल देते हैं, कभी कुछ लोग क्लाइमेट को वेदर बोल देते हैं. एक्चुअली लोग कई बार सिनोनिमसली इसको यूज करते रहते हैं, जैसे कि वेदर को भी क्लाइमेट समझते हैं, क्लाइमेट को वेदर समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. अगर हम ज्योग्राफिकल तरीके से सोचें तो यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, चीज एक ही है बट डिफरेंस है उसमें. तो डिफरेंस क्या है, देखिए जहां बात वेदर की है और जहां बात क्लाइमेट की है, उसमें देखो हम देखते तो कुछ सेम ही चीज हैं. जैसे क्या, जैसे अगर मैं बात करूं कि आज का टेम्परेचर क्या था, आज कितना एयर प्रेशर रहा, कितनी ह्यूमिडिटी रही एयर के अंदर, मतलब वाटर का कंटेंट, फिर विंड स्पीड क्या थी, फिर प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स कि बारिश कितनी हुई, कितनी की चांसेस थे. ठीक है, क्लाउड कवर, फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर. ऐसे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं. अगर आप कभी मोबाइल के अंदर अपने चेक करेंगे तो जहां वेदर फोरकास्ट आता है, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा नीचे की तरफ बहुत सारी चीजें. अब तो एयर क्वालिटी वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं जब हम वेदर को समझते हैं, पूरा देखते हैं. ठीक है, तो पहली चीज, अगर मेरा कहने का यहाँ पर सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन और क्लाउड कवर, ये हम डेली चेक करें, आर टू आर चेक करें. लेट से अभी जहां मैं नोएडा में रहता हूं वहां पे लेट से अभी बारिश का लग रहा है चांसेस की बारिश हो जाएगी. तो ये क्या होगा, ये हमारा एक वन ऑफ द एलिमेंट है इन 6 में से जो कि वेदर और क्लाइमेट का होता है. लेकिन अगर मैं आर टू आर और डेली टू डेली की बात करूं तो ये कहलाएगा आपका क्या, वेदर. वेरेज अगर मैं बोलूं कि आज से 40 इयर्स पहले इतनी बारिश हुआ करती थी और आज चेंज हो गया. या आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, जैसे हमारे ग्रैंड फादर हमारे घर में जब हम लोग बैठे रहते हैं तो बातें करते हैं कि भाई हमारे टाइम पे तो बहुत गर्मी हुआ करती थी, कभी भी मतलब बहुत गर्मी अब होने लग गई है, पहले हमारे टाइम पे इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी. सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है उसमें, सॉरी मैंने बोला इसको गलती से. तो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे से आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब भी बात लॉन्ग टाइम पीरियड की होगी कि इतने टाइम पीरियड बाद चेंज हुआ किन चीजों में, सेम चीजों में, तो उसको कहा जाता है क्लाइमेट. राइट, तो वेदर और क्लाइमेट है सेम ही चीज, दोनों के अंदर हम सेम ही चीज चेक करते हैं. बट द थिंग इज कि ये सब चीजें अगर हम डे टू डे और आर टू आर देखें तो हम उसको वेदर कह देते हैं. अगर हम इसी को हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखें तो हम उसको क्लाइमेट कह देते हैं. मैं अभी आपको ये एलिमेंट्स भी पढ़ाने वाला हूं एक एक करके, कैसे ये चीजें काम करती हैं और ये होता क्या है. ठीक है, प्लस में मैं आपको वेदर और क्लाइमेट का एक डिफरेंस भी बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड. सी हियर द स्लाइड इज, यहां देखिए ये वेदर लिखा हुआ है. वेदर में क्या लिखा है आप समझिए. वेदर इज द कंडीशन ऑफ the atmosphere at a particular time and place. At a particular time that means कि बहुत short period of time, जहां लिखा हुआ है की पॉइंट के अंदर, changes from R to R या day to day affects a small area, बहुत छोटे से एरिया में. मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, अभी यहाँ का मौसम कुछ भी हो सकता है, लेट से गर्मी हो गई, बारिश हो गई, या कुछ ड्राइनेस है या ह्यूमिडिटी है, कुछ भी ऐसा, तो हम उसको बोलेंगे ये स्मॉल एरिया के तक सीमित रहता है. Whereas ऑल्सो शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है, तुरंत चेंज हो, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हार टू हार या डे टू डे, तो ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो हमको क्लाइमेट हो जाएगा, जो कि आगे पढ़ेंगे भी हम अभी यहाँ देखेंगे. एग्जाम्पल जैसे टुडे इट इज सनी या रेनिंग या विंडी या हॉट या कोल्ड एक्सेट्रा. जैसे कभी मैंने एक एग्जाम्पल मैं पढ़ाता था ना बच्चों को क्लास 11th के ज्योग्राफी में, तो मैं वहां समझाता था कि जैसे वेदर का जो हिंदी होता है उसको मौसम कहा जाता है, और जो क्लाइमेट का हिंदी होता है वो जलवायु होता है. जैसे हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं कि आज का जलवायु खराब है या मौसम खराब है. जैसे मान लीजिए अब बिल्कुल बाहर बारिश पड़ने लगे बहुत ज्यादा,
तो हम बोलेंगे अरे आज का तो बड़ा मौसम खराब रहा। तो हम मौसम बोलते हैं, हम क्लाइमेट जलवायु नहीं बोलते हैं, क्योंकि मौसम की इंग्लिश क्या है? वेदर, और जलवायु की इंग्लिश क्या है? क्लाइमेट। हम जलवायु को नहीं बोलते क्योंकि वो डे टू डे और आर टू आर में चेंज हुआ है। ठीक है, अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब बारिश होने लग गई। ठीक है, तो एक चीज यहां पे समझने के लिए है कि क्लाइमेट जब भी हम बात करें तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड की बात होगी। जैसे मैंने आपको दादाजी का एग्जांपल दिया था कि इतने साल बाद इतना चेंज हुआ। ठीक है, जैसे यहां पर आइए, आप क्लाइमेट को समझते हैं कि क्लाइमेट में क्या होता है कि चेंजेस वेरी स्लोली ओवर मेनी ईयर्स। सबसे कम से कम 30 ईयर्स तो लेना ही पड़ता है, 32, 35, 40 ईयर्स के ऐसे गैप में लेते हैं। एनसीईआरटी वगैरह भी अपने यहाँ इसी तरह से लिखती है इसको। ठीक है, अफेक्ट्स अ लार्ज एरिया और एंटायर रीजन। जैसे मानिए पूरे इंडिया का क्लाइमेट चेंज होगा या पूरे ग्लोब का ही क्लाइमेट चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि अभी हम रिसेंट में देखते थे, मेरे पास कुछ वैसे यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स आते थे, तो देखता था कि रिसेंट आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, इसमें क्या करते हैं कि यूरोप के अंदर स्ट्रीट लाइट्स पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, इतनी हीट है। और एक वीडियो और दिखा मैंने, इसमें एक कार का पूरा पूरा पेंट वो पूरा पूरा फूल गया है। ठीक है, इतनी गर्मी थी। प्लस में रोड वगैरह में कुछ रखना है तो रोड भी मेल्ट हो रही है। मुझे पता नहीं वो शायद एआई वीडियो है या फिर कितना सच है कितना झूठ है, बट गर्मी पूरे यूरोप में बढ़ रही है। यूरोप एक्चुअल में उस स्फीयर के अंदर होता है, उस जोन के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं पोलर जोन। अब पोलर जोन के अंदर आप सोचिए सनलाइट तो स्लैंटिंग पड़ती है, हीट तो है नहीं, कोल्डर एरिया रहा करता था पहले एक टाइम पे, अभी भी रिसेंट में बहुत टाइम पे तक कोल्ड रहा है, बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है वहां टेम्परेचर। बट इन रिसेंट ईयर वहां का क्लाइमेट चेंज हो गया। तो सोचो आप, मैं बोल रहा हूँ कि आज से 30-40 साल पहले जिस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी, नॉर्थ पोल एरिया जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज, ये यूरोप के और कंट्री, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब में आज वहां पर क्लाइमेट में चेंज आ गया है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। मैं तो शायद, आप तो फीफा वगैरह लोग फुटबॉल देखते हैं, तो फीफा हम लोग जब हम देखते थे अपने टाइम पे 2016-17 और उससे पहले की बता रहा हूँ, तो उस टाइम में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता वाटर ब्रेक दिया जाता था। अब तो क्या 20-25 मिनट्स के अंदर में वाटर ब्रेक देते हैं, 45 मिनट्स का फर्स्ट हाफ में 2-2 पार्ट्स में बांट दिया उसको वाटर ब्रेक के हिसाब से भी। तो आप देखिए क्लाइमेट चेंज के ही क्या है, ये इम्पैक्ट भी है। अगर आप समझेंगे भाई क्या किस हद तक हमें इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अच्छा वैसे एक बात समझने के लिए मैं बता दूं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मेंशन है, आप पढ़ लेना वैसे घर जाकर। वेदर और क्लाइमेट के ऊपर जो डाटा जितना भी हमें दिया जाता है, उसके लिए जो टॉप मोस्ट सोर्स है इंडिया के अंदर IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। सेम ऐसे ही पैरेलल WMD है जो पूरे वर्ल्ड के लिए करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया भाई वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर शॉर्ट टाइम पीरियड, आर टू आर, डे टू डे मेन डिफरेंस, और इसका क्लाइमेट का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और पूरे एंटायर रीजन के लिए, ये छोटे से रीजन के लिए लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। जैसे अब आप क्लाइमेट देख लीजिए, जैसे मैं बात करता ना कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, आर्कटिक, ह्यूमिड, डेजर्ट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब ये बहुत बड़े एरिया का क्लाइमेट, ट्रॉपिकल दैट मींस 0 to 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। कुछ लोग 30 डिग्री नॉर्थ साउथ बोलते हैं, उसको ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं। अब इस पूरे ट्रॉपिकल जोन का क्लाइमेट है वो एक ही रहेगा। जैसे सनलाइट पूरा इंटेंस रिसीव होती है, गर्मी अच्छी खासी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एवरेज जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड 35-40 के आसपास या उससे ऊपर होता है। ठीक है, अब वैसे अगर आप यहाँ पे लिखा है जैसे आर्कटिक लिखा है, जैसे तो आर्कटिक मतलब पोलर क्लाइमेट, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल के आसपास, मतलब 66.5 डिग्री से आपका 90 डिग्री पोल तक। ठीक है, अच्छा ये तो आपका वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस हो गया सिंपल सा, कि ये डे टू डे, ये लॉन्ग पीरियड, ये आर टू आर, ये 30 to 40 आवर्स। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि भाई इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एक एक करके उनको समझ लेते हैं। ठीक है, अगले 5 मिनट्स में उसको भी समझ लेंगे एक एक करके। अच्छा, इसमें पहला है फैक्टर, पहला एलिमेंट क्या होता है? टेम्परेचर, दूसरा एयर प्रेशर, तीसरा प्रेसिपिटेशन, चौथा ह्यूमिडिटी, फिफ्थ विंड और सिक्स्थ क्लाउड के बारे। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बट अभी आज के लिए हम इन 6 को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, आइए, तो फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर।
अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द एयर is at a particular place and time. It tells us about the degree of warmth and coolness in the atmosphere. अगर 9th में आप बच्चे हैं या 6th to 12th तक में कोई बच्चा अगर आंसर लिख रहा है तो वो इतना लिखे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इम्पैक्ट पूछते हैं तो आप इसमें और चीजें लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें इसी क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, मेजर्स को डिग्री में किया जाता है, सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर भी अदर स्केल भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है टेम्परेचर? देखिए जब भी सरफेस पे हीट आई सन से, तो सन से जो आने वाली हीट होती है उसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, और जब अर्थ उसको रिसीव कर लेता है और अर्थ वार्म हो जाता है तो अर्थ इस हीट को रिलीज करता है। इस अर्थ की हीट को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या ये गर्मी इस आसपास मतलब सरफेस के आसपास की हवा के साथ मिल जाती है तो ये उसको गर्म या कम गर्मी होगी तो ठंडा बनाती है। और इस गर्मी और इस ठंडे के ही हवा के जो डिग्रीज हैं उसको हम नापते हैं, उसको हम मेजर करते हैं एक थर्मामीटर से, जो कि सरफेस से थोड़ा सा हाइट पे लगाया जाता है कि एयर का वो टेम्परेचर देखता है। तो टेम्परेचर क्या है कि कोई हवा कितनी गर्म और कितनी ठंडी है जो कि सरफेस के आसपास है कहीं भी। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है आपका? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? टेम्परेचर से जस्ट रिलेट करता है एयर प्रेशर। आप कहीं पे लिख लेना साथ में कि जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा, जहां टेम्परेचर लो होगा वहां प्रेशर हाई होगा। दैट मीन्स कि इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा जस्ट। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। एयर की ना एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें क्या होता है कि एयर जब भी वार्म होगा ना तो वो एक्सपैंड करता है और वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, अब मैंने बोला गर्म होगा तो अब एक्सपैंड होकर ऊपर जाएगा, और जब वो कोल्ड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आएगा। जब वो वार्म हो रहा है तो वो कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अगर मान लीजिए यहां पर ये इस जगह को मैं वार्म करता हूं तो ये सारी की सारी हवा क्या करेगी? एक्सपैंड होगी और ऊपर चली जाएगी। जब यहां कोई हवा है ही नहीं, यहां कोई हवा है ही नहीं, तो कोई हवा यहां प्रेशर डाल रही है? नहीं डाल रही। सारे प्रेशर हवा तो ऊपर चले गई, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा चीज, प्रेशर हाई कैसे होता है? जैसे जब सरफेस कोल्ड होगा, लेट से ये वाला जो एरिया है हाई प्रेशर ये वाला, सो ये एरिया क्या है? यहाँ पर मान लीजिए ठंड है, ठीक है, कोल्ड है टेम्परेचर, तो क्या करती है हवा? यहाँ पर एयर क्या करती है? पूरी की पूरी हवा कॉन्ट्रैक्ट करती है और सिंक्स डाउन करती है। तो जब यहाँ पर एयर पूरी आ रही है, नीचे दबा रही है इस जगह को, तो यहाँ एयर प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। वेयरएज जो मैंने आपको पहले बताया कि इस वाले एरियाज में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एयर वार्म होने के कारण से एक्सपैंड कर रही है और अपवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पर कोई हवा ही नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन जो बच्चे अपने एग्जाम के लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ, अगर या क्लाइमेट के वेदर और एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन लिख सकते, आंसर लिख सकते हैं एक पॉइंट में कि एयर प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द अर्थ। दैट मीन्स कि लेट्स से ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर हवा ही तो है, एयर तो है, और वो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या कर रही है? अपनी तरफ पुल कर रही है। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है एक अर्थ के ऊपर एक प्रेशर बनाता है चारों तरफ से, ऑल साइड से। इसी एयर से बनाए हुए प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। बट ये कहीं पर कम और कहीं में जाता है, ज्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। जहां गर्मी रहेगी वहां पर लो प्रेशर, और जहां ठंडी रहेगी वहां पर हाई प्रेशर। ठीक है, इसको नापते हैं मिलीबार में और या फिर हेक्टोपास्कल इसका वो होता है। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि किस किस चीज में हमें हेल्प करता है वेदर चेंज को समझने में। फ्लाइंग एयर डिस्टर्ब, जैसे ना टर्बुलेंस होता है कि एयरक्राफ्ट बड़े डिस्टर्ब होते हैं चलने में, फिर जैसे जो हमारे शिप्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, हमारी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं असर डालता है। ठीक है, तो ये है थोड़ा बहुत इस एयर प्रेशर में। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है बच्चों प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको लिखने के लिए, उससे पहले समझ लीजिए प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में क्या फर्क होता है। कि अगर जब बात खाली रेनफॉल की हो रही है तो रेनफॉल जैसे जब भी आपके आसपास लिक्विड में बारिश हो, जैसे खाली पानी वाली बारिश, इसमें खाली लिक्विड बारिश हो, जैसे ये वाला पहला वाला,
तो हम खाली इसको क्या कहते हैं, रेनफॉल, कि रेन की जो ड्रॉप है वो फॉल कर रही है नीचे, रेनफॉल। लेकिन अगर बारिश अपने हर एक फॉर्म में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, लाइक स्नोफॉल गैसेस टाइप में थोड़ा सा है, या फ्रोजन टाइप का कुछ होता है, हेलस्टोन जैसे ओले पड़ते हैं आपके बड़े बड़े बर्फ के, या स्लीट है ना, इसका भी एक साइज होता है, मिक्सचर ऑफ स्नो है और रेन है, ठीक है। अच्छा, आप डेफिनेशन समझिए। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। मतलब वाटर का कोई भी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जब वो ऊपर से सरफेस पे आता है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। वेयरएज रेनफॉल क्या है, खाली लिक्विड वाली बारिश। तो सी प्रेसिपिटेशन इज एन अम्ब्रेला, है ना, और उस अम्ब्रेला के अंदर में रेनफॉल भी कैटेगराइज हो जाता है, ठीक है। तो कई बार हम जैसे जिन लोगों को नहीं पता रहता है, या फिर जो लोग ऐसी मोबाइल से देखते हैं या फिर नहीं ज्योग्राफी जानते हैं अपनी, तो वो लोग इसको सिनोनिमसली यूज करते हैं कि रेनफॉल इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, बट ऐसा नहीं होता। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन है, बट प्रेसिपिटेशन अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो फिर किसी भी फॉर्म ऑफ बारिश के लिए हम यूज करते हैं, और रेन के लिए खाली लिक्विड वाली बारिश, ठीक है। तो ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया। आप लिखने के लिए 9th के बच्चे या 6 to 12 वाले बच्चे यहाँ लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा, फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों, सिंपल सा समझ लीजिए। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ गिवन टाइम। लेट्स से कि मानिए मैं अपने हाथ से दिखाता हूँ, लेट्स से ये सरफेस है। अब सरफेस पे जब भी हीट आएगा तो इस सरफेस पे ऐसा तो नहीं खाली लैंड है, इसमें वाटर भी है। तो जो वाटर है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आकर हीट अप होता है, और जब वो हीट होगा तो वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा और जाकर अबव एयर के साथ मिलेगा। जब ये एयर के साथ मिल जाता है ना वाटर वेपर, इसी वाटर वेपर को, इसी चीज को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है। और अगर ये एयर के अंदर किसी गिवन टेम्परेचर में अगर 100% आ जाए तो एक तरीके से क्या कहलाता है कि ये सैचुरेटेड एयर हो गया, और उसके बाद उसके अंदर, उस एयर के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। अब वो उसको रेन करेगा, या फिर सैचुरेशन हो जाएगा उसका, वो रेन ड्रॉप पे कन्वर्ट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप उस एयर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एयर एक्सपेंड करेगी, ठीक है, और उसमें और मॉइस्चर आ पाएगा अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है विंड। अच्छा, विंड समझाने के लिए मैं आपको एक बेस समझाता हूं। पहले विंड सिंपल से आप बच्चों के लिए समझा देता हूं कि जब भी हम एयर कहते हैं या जब भी हम विंड कहते हैं तो एयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हॉल है, तो इस हॉल के अंदर जो रुकी हुई ही हवा है उसको हम कहते हैं एयर। जैसे ही ये एयर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगी यहां से वहां, तो हम क्या कहेंगे इसको विंड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और विंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, ध्यान रखना है, क्योंकि आप कभी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ेंगे या डिफरेंट टाइप की आप विंड सिस्टम पढ़ेंगे, विंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे आगे, 11th की ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो वहां बताऊंगा मैं आपको इस चीज को, बट अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे चलता है विंड, ठीक है। यहाँ वाले एयर प्रेशर पे आएंगे। अब आप समझना सिंपल सा, यहाँ प्रेशर लो है तो एयर यहां से क्या कर गई, ऊपर चली गई, ठीक है, और यहाँ प्रेशर हाई है तो यहाँ हवा नीचे बैठेगी। अब ये किसी भी एयर में इतना पावर तो है नहीं कि वो सरफेस के अंदर गड्ढा करके चले जाए नीचे, तो क्या करती है वो, या तो वो लेफ्ट वर्ड मूव करेगी तो राइट वर्ड मूव करेगी। तो जब भी ध्यान रखिए, जब ये खाली स्पेस हुआ था यहाँ पर, इस खाली स्पेस को भरने के लिए, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर बना वो एयर यहाँ से यहाँ मूव करेगी। अब क्या मूव कर रही है, एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस जगह को भरने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये चीज, अब डेफिनेशन आप देख लीजिए उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, मूविंग एयर, इसको हम कहते हैं विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू द एरियाज ऑफ लो प्रेशर। विंड हेल्प्स इन शेपिंग द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म जगह पर जाकर ठंडी हवाएं वहां का टेम्परेचर चेंज कर देंगी, या ठंडे इलाकों से हवाएं, पोलर एरिया से ऐसा होता है कि ट्रॉपिकल एरिया में जब विंड आती है तो ट्रॉपिकल एरियाज का थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन, काम डाउन हो जाता है। वैसे ही सेम जब ट्रॉपिकल एरिया से जो गर्म वाला एरिया है वहां से अगर हवाएं या विंड आपकी वहां जाएंगी, क्या बोलते हैं, पोलर एरियाज में, तो वहां पर भी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करती हैं, ठीक है। तो विंड भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जो कि क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट चैप्टर है क्लाउड कवर, शायद एनसीईआरटी में नहीं है ये 9th क्लास की जो अब आएगी बुक। ठीक है, बट फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे क्लाउड क्या है, क्लाउड कवर इज द अमाउंट ऑफ द स्काई कवर्ड बाय क्लाउड, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन ओक्टास। ठीक है, पार्ट ऑफ स्काई मतलब कि आसमान के कितने हिस्से में स्काई है, आसमान है, मतलब वो बादल है। ठीक है, बादल कुछ नहीं है, जैसे आपको मैंने बताया ह्यूमिडिटी, जब यही वाटर जो सरफेस से इवापोरेट होकर जाता है गैसेस फॉर्म में, जब ये बहुत सारा एक जगह पर इकट्ठा होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल पे इकट्ठे होते हैं ना ये लोग, जैसे क्लास 7 में भी है। तो डस्ट पार्टिकल के क्या यूजेस हैं, जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो वहां पर जैसे क्या होता है कि एक डस्ट पार्टिकल अपने आप में एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनता है, दैट मीन्स इट अट्रैक्ट्स सो मेनी वाटर के कंटेंट जो कि गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो एक तरीके से वो भी आपका क्या बोलते हैं, वो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। क्लाउड के वैसे टाइप पढ़ाए जाते हैं 11th क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे सिरस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस, और भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, एस्ट्रोस्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस, काफी तरह के क्लाउड है। क्लास 11th में आप जाइएगा तो वहां पढ़िएगा इस चीज को, या फिर मैं जब वीडियो बनाऊँ क्लास 11th की जब एक करके ज्योग्राफी की, तो मैं आपको वहां पर भी ये चीज पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब मुझे आप नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा कि क्या मुझे और पढ़ाना है, क्या मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक बनानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरी इस चीज के लिए आप लोग मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि मेरे को बाकी मैं बना तो रहा ही हूँ। ठीक है, पर थोड़ा बहुत मुझे आप भी हेल्प कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं जितना समझा पाया। अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इस चीज को समझने में, चाहते हो कि मैं कुछ और चेंजेस करूं अपने वीडियो के अंदर, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।